आज का हमारा मिशन है टेक्स्ट बुक रिवीजन की स्रोत सामग्री के आधार पर हिंदी वर्णमाला के सबसे रहस्यमय और परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाले हिस्सों को समझना। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा वाकई एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम एक सीनियर कंटेंट आर्किटेक्ट के नजरिए से इस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे। मतलब नियमों के पीछे का लॉजिक क्या है, उन्हें परीक्षा में सेकंडों में याद रखने की सुपर ट्रिक क्या है, और सबसे जरूरी बात, वो कौन से अपवाद हैं जो हमेशा पेपर में फंसाते हैं। एकदम सही। आज हम ध्वनियों की भौतिकी को समझेंगे, एकल ध्वनियों से लेकर उनके जुड़ने और अंत में डिक्शनरी में उनकी जगह तक पूरी यात्रा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ध्वनियों के सबसे बुनियादी घर्षण यानी रगड़ से, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हमारे गले से हवा निकलती है, लेकिन जब वो मुंह के बाहर आती है तो उसका रास्ता कई बार बहुत संकरा हो जाता है। हाँ, और जब हवा इस संकरे रास्ते से संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है तो एक रगड़ पैदा होती है। और भौतिक विज्ञान का सीधा सा नियम है, जहां रगड़ होगी वहां गर्मी पैदा होगी। एकदम सही। और यहीं से जन्म होता है ऊष्म व्यंजनों का। श, श, स और ह। इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्रोत सामग्री में इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार लॉजिक दिया गया है, द फ्रिक्शन एंड मीटिंग लॉजिक। मतलब अगर कोई अपनी हथेली मुंह के ठीक सामने रखे और बोले श, श, स, ह, तो सच में हथेलियों पर एक गर्म हवा का झोंका महसूस होता है। अरे वाह! हाँ, सच में ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये शरीर के भीतर चल रही एक भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल। और इस रगड़ के साथ साथ वर्णमाला में एक और दिलचस्प चीज होती है, मिलन। जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर एक नई ध्वनि बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये वर्णमाला के हाइब्रिड वर्ण है ना? हाँ, और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन हाइब्रिड वर्णों का पहला हिस्सा हमेशा आधा होता है, यानी उसके नीचे हलंत लगा होता है। जैसे क्ष का निर्माण होता है आधे क और पूरे श से, और त्र बनता है आधे त और र से। सही कहा। और सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला वर्ण है ज्ञ, जो बोलने में ज्ञ जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आधे ज और ञ के मिलन से बनता है। और श्र बनता है आधे श और र से। अच्छा, इसमें एक और तकनीकी बिंदु है जो मैं देख रहा था। कौन सा? ऊष्म व्यंजनों में जो ह है उसे ककाल्य वर्ण कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ह का उच्चारण सीधे कंठ के भीतर स्थित स्वरयंत्र से होता है। मतलब इसमें जीभ या होंठ का कोई काम नहीं होता। हाँ, ये सीधे गले की गहराई से निकलने वाली ध्वनि है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर क्ष का निर्माण आधे क और श से हुआ है, तो क्या डिक्शनरी में क्ष का क्रम क के ठीक बाद आना चाहिए? ये तो बचपन से हमने जो क ख ग घ पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग है। वही तो। क्या ये दो अक्षरों के जुड़ने का कोई छुपा हुआ राज है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और यही वो ट्रैप है जहां अच्छे अच्छे प्रतियोगी मात खा जाते हैं। इस सवाल का जवाब हम इसी चर्चा में आगे शब्दकोश वाले हिस्से में बहुत विस्तार से देंगे। चलिए, इंतजार रहेगा। तो अगर इस हिस्से की एक टेक्स्ट बुक नोटबुक समरी बनाई जाए तो वो ये होगी कि ह स्वर यंत्र से निकलने वाला काकल्य वर्ण है और क्ष का निर्माण आधा क और श से होता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। गले में रगड़ तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं आवाज की गूंज की। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण, है ना? हाँ, घोष का मतलब ही है नाद या गूंज। जब गले से आवाज निकलती है तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या नहीं, इसी आधार पर अघोष और सघोष वर्ण होते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक स्पीकर के वॉल्यूम डायल का उदाहरण लेना चाहूंगा। जब डायल एकदम शून्य पर है, आवाज शांत है, कोई बेस नहीं है, तो वो अघोष है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया, गले में वाइब्रेशन शुरू हो गया, तो वो सघोष बन जाता है। स्रोत सामग्री में इसे द 1 2 3 4 5 लॉजिक नाम दिया गया है। देखिए, ये लॉजिक बहुत वैज्ञानिक है। शुरुआत हमेशा शांत होती है, इसलिए हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी 1 और 2 अघोष होते हैं। जैसे क वर्ग में क और ख। बोलते समय गले पर हाथ रखें तो कोई खास गूंज नहीं मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं,
3, 4 और 5 पर तो इंजन गर्म हो जाता है, गूंज बढ़ जाती है। इसलिए तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष होता है, जैसे ग, घ, न। इसके लिए ना एक बहुत ही मजेदार शॉर्टकट ट्रिक भी दी गई है। अघोष का कोड है 12 प्लस तीनों श, यानी श, श, स, और सघोष का कोड है 345 प्लस अंतस्थ, यानी य, र, ल, व प्लस ह और सभी स्वर। हाँ, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ह तो एक ऊष्म व्यंजन है, मुंह से गर्म हवा भी निकलती है, फिर वो अपने परिवार को छोड़कर सघोष समूह में क्यों चला अरे गया? हाँ, श, श, स तो अघोष हैं, फिर ह सघोष कैसे? यही इस भाषा के विज्ञान की सबसे खूबसूरत पहेली है। ह ऊष्म जरूर है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में भयानक कंपन होता है, जो श बोलते समय नहीं होता। अच्छा, इसीलिए ह सघोष है। ये तो परीक्षा में पक्का फंसाने वाला सवाल है। बिल्कुल। और एक और बात, सभी 11 स्वर भी सघोष होते हैं। तो हमारी नोटबुक समरी ये हुई कि सभी स्वर सघोष होते हैं और ह ऊष्म होते हुए भी सघोष है। अब गूंज के बाद समझते हैं कि बोलते समय मुंह से कितनी हवा यानी वायु निकलती है। इसे प्राणत्व कहा जाता है। कम वायु निकले तो अल्प प्राण, अधिक वायु निकले तो महाप्राण। हाँ, इसके लिए विषम सम लॉजिक है। अल्प मतलब छोटा, यानी विषम संख्याएं 1, 3, 5, और महा मतलब बड़ा, यानी सम संख्याएं 2 और 4। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए एक अंग्रेजी स्पेलिंग वाली ट्रिक भी है। हाँ, जहां भी अंग्रेजी स्पेलिंग में एच जुड़ता है, हाँ, वे ध्वनियां अक्सर महाप्राण होती हैं। हाँ। जैसे के से क जो अल्प प्राण है, लेकिन के एच से ख जो महाप्राण है। जी से ग और जी एच से घ। हाँ, मतलब एच जुड़ने का मतलब ये कि एक्स्ट्रा हवा बाहर आ रही है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, च। बिल्कुल, सी एच लिखने पर भी यह अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें हवा का बड़ा विस्फोट नहीं होता। तो नोटबुक समरी, सभी स्वर सघोष होने के साथ साथ अल्प प्राण भी होते हैं। हाँ, अब बात करते हैं उस वायु की जो नाक से निकलती है, नासिक्य व्यंजन और पंचमाक्षर। हाँ, हर वर्ग का 5वां वर्ण, ङ, य, ण, न, म। द नोज एंड ग्रुप लॉजिक, है ना? सही कहा, वर्ग का आखिरी खिलाड़ी हमेशा नाक से बोलता है। हाँ। नाक बंद करके आप इन्हें नहीं बोल सकते। और इन्हें लिखने की जो जटिलता थी, उसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार नियम से आसान कर दिया। मतलब आधे पंचमाक्षर की जगह बस एक बिंदी लगा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे संबंध बन गया संबंध और चंदन बन गया चंदन। इसी मास्टर चार्ट में एक वर्ण है व, जिसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है। दांत और होंठ का मिलन। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीचे के होंठ और ऊपर के दांतों का एक हाईफाई हो रहा हो, हवा उस गैप से बाहर निकलती है और व की ध्वनि पैदा होती है। ये बहुत ही सटीक दृश्य है। तो समरी ये है कि पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदला जा सकता है और व दंतोष्ठ्य है। अब अपनी मूल ध्वनियों को समझने के बाद देखते हैं कि हिंदी ने बाहरी दुनिया से क्या-क्या अपनाया है। विशेष और आगत ध्वनियां। हाँ, इसमें वर्तस्य व्यंजन आते हैं, मतलब ऊपरी मसूड़े। इसके लिए सुपर ट्रिक है। न सरल मतलब मसूड़ों से बोलना न सरल है। न, स, र, ल। बिल्कुल। और कुछ आगत ध्वनियां भी हैं, जैसे नुक्ता। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने इसका सुझाव दिया था। ये शब्दों का अर्थ बदल देता है। जैसे जरा मतलब बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा सा। और अंग्रेजी का औ भी है, जैसे डॉक्टर में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हिंदी एक स्पंज की तरह है, जिसने अंग्रेजी और अरबी फारसी की ध्वनियों को बड़ी खूबसूरती से अपने भीतर समेट लिया है। नोटबुक समरी। न सरल वर्त्स्य है और नुक्ता शब्दों का अर्थ बदल देता है। हाँ, अब हमने ये तो जान लिया कि ध्वनियां कहाँ से आती हैं, लेकिन इन्हें बोलने की कोशिश कैसे की जाती है, ये समझते हैं। इसे प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, द एफर्ट लॉजिक। बिल्कुल। स्पृष्ट मतलब पूरा छूना, जैसे क से म तक। और ईशत स्पृष्ट, जहां ईशत का अर्थ है थोड़ा, य, र, ल, व। हाँ, और विवृत मतलब पूरा खुला हुआ, जैसे सभी स्वर। और बाह्य प्रयत्न क्या है? असल में बाह्य प्रयत्न वही अघोष, सघोष और अल्प प्राण महाप्राण हैं जो हमने अभी पढ़े थे। सब कुछ आपस में जुड़ा है। अरे वाह! नोटबुक समरी, य, र, ल, व के लिए ईशत स्पृष्ट होता है
और प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। हाँ, अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर की। यहां से कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। द्वित्व मतलब जुड़वा भाई, जैसे पक्का बच्चा। और संयुक्ताक्षर मतलब दो अलग दोस्त, जैसे क्या, स्थान। हाँ, लेकिन इसमें परीक्षा फंसाने वाला ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि महाप्राण व्यंजनों का कभी द्वित्व नहीं होता। आप लगातार दो बड़े हवा के विस्फोट नहीं कर सकते। इसीलिए मक्खन में आधा ख नहीं होता, बल्कि आधा क और पूरा ख होता है। ख। बिल्कुल, फेफड़ों के लिए ख बोलना असंभव है। नोटबुक समरी, महाप्राण का द्वित्व नहीं होता और दिल्ली इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अब मिलते हैं हिंदी वर्णमाला के सबसे बड़े बहुरूपीय से, अक्षर र। र के जादुई रूप, सामान्य, रेफ और पदेन। हाँ, जो आधा होता है वो हल्का होता है और उड़कर सिर पर बैठता है, जिसे रेफ कहते हैं, जैसे कर्म। और पूरा र हमेशा आधे अक्षर को सहारा देने के लिए उसके पैरों में जुड़ता है, यानी पदेन। इसके दो आकार होते हैं, एक तिरछी रेखा जैसे क्रम और गोल व्यंजनों के लिए हंसपद जैसे ट्रक। यहाँ आशीर्वाद की वर्तनी शुद्धि पर ध्यान देना जरूरी है। र की आवाज शी के बाद है तो वो वा पर लगेगा, और र व्यंजन है जबकि री स्वर है। बिल्कुल, समरी, रेफ स्वर रहित है और पदेन स्वर सहित है। अब इन मोतियों की माला को खोलते हैं। दी एक्स-रे लॉजिक, यानी वर्ण विच्छेद की कला। हाँ, नियम है कि आधा अक्षर यानी हलंत केवल व्यंजन पर लगेगा, स्वर पूर्ण होते हैं। जैसे कमल का विच्छेद है क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। और संयुक्त वर्णों में ध्यान रखना होता है। विज्ञान में ज्ञ है तो विच्छेद होगा व प्लस ई प्लस ज प्लस न्य प्लस आ प्लस न प्लस अ। सही बात है। समरी, हलंत केवल व्यंजनों पर लगता है। अब आते हैं अंतिम चुनौती पर, शब्दकोश का तिलिस्म। हाँ, हिंदी शब्दकोश अंग्रेजी से बहुत अलग है। यहाँ बिंदी यानी अंग सबसे ऊपर है, इसलिए वो लाइन में सबसे आगे खड़ी होती है। तो उस सवाल का जवाब अब मिलेगा कि क्ष का क्रम क के बाद क्यों आता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ण विच्छेद को समझे बिना आप डिक्शनरी का सवाल हल नहीं कर सकते। क्ष आधा क और श से बना है, इसलिए वो क के परिवार के साथ ही छुपकर बैठता है। हाँ, तो डिक्शनरी में कंचन पहले आएगा, फिर कमल, फिर कृपा और अंत में क्षमा। एकदम सही। क्ष क की लाइन के अंत में मिलेगा। समरी, डिक्शनरी में अंग सबसे पहले आता है और संयुक्त वर्ण अपने प्रथम घटक के बाद आते हैं। अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, अगर हिंदी की इस वैज्ञानिक और सटीक वर्णमाला व्यवस्था को, जहां हवा, कंपन, रगड़ तक के कड़े गणितीय नियम हैं, इसे कंप्यूटर कोडिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा बनाया जाए, तो क्या ये दुनिया की सबसे बेहतरीन वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक नहीं बना सकता? इस पर विचार कीजिएगा। वाकई, ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर आप इस अध्याय की PDF चाहते हैं या अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर से टेस्ट हुक रिवीजन ऐप डाउनलोड करें।